हाँ बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। यूनिट 8 का जो एक चैप्टर है एटम्स, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 4 मार्क्स का है। और 4 मार्क्स का जो टॉपिक है वो न्यूक्लियाई है, तो टोटल ये यूनिट मिला के 8 मार्क्स कवर करती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियाई जो चैप्टर है बच्चों वो 4 मार्क्स का है। और इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस इस तरह से: कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस हम डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और मास एनर्जी रिलेशन जो कि इंपॉर्टेंट है ये हम डिस्कस करेंगे। एक इसमें मास डिफेक्ट है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के 2 पार्ट हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस 2 तरह की होती है, एक न्यूक्लियर फिजन होती है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। तो यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस साल इस चैप्टर से जो डिलीट पोर्शन है वो इस तरह से है: डिलीटेड पोर्शन रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये पोर्शन जो है वो डिलीट हो चुका है। इसके आगे रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, हम इस चैप्टर में, वैसे तो ये पोर्शन डिलीट हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर में हम अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल ये जो है इसको हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटा सा कंटेंट है इसलिए बहुत शॉर्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। और एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नो डाउट इस साल डिलीट हो चुका है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम इसको भी बहुत शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, डिलीटेड पोर्शन में से एक तो अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स को हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, इसको भी हम शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा न्यूक्लियाई जो चैप्टर है, चैप्टर 13, ये इसका सिलेबस है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर न्यूक्लियाई। हमने एटम में पढ़ा है कि न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया। किस बेस पर बताया? अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि उस एटम के सेंटर में होता है, और उस छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, राइट। अब न्यूक्लियस जो पार्ट है उसके अंदर क्या होते हैं बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो न्यूक्लियस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द पार्ट ऑफ एन एटम विच एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। मतलब जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, राइट। अब यहां पर आप देखिए, कोई भी एलिमेंट आपको दिया हुआ है, उस एलिमेंट के न्यूक्लियस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। मान लीजिए एलिमेंट एक्स है, तो उस एलिमेंट को के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये जेड एक्स है। अब यहां पर जेड क्या है बच्चों? जेड को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? उस न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसी को ही हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलेंगे। और ए जो है, ए यहां पर होता है मास नंबर, राइट। तो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, और ए जो है वो मास नंबर है, और मास नंबर का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो अगर मान लीजिए ए इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं जेड प्लस एन के बराबर होगा, तो यहां से एन की वैल्यू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम निकालें तो एन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? ए माइनस जेड के बराबर। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह होता है, जहां पर x उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं, और a जो है वो मास नंबर है, और मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पर मास नंबर आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू जेड प्लस एन के बराबर।
नेक्स्ट आप देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस का मास अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के न्यूक्लियस बनता है और उसके चारों तरफ बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अगर मैं किसी एटम के मास की बात करूं तो एटम का मास कैसे बनेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी हैं उनका मास प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास, उन सभी का मास अगर मैं सम कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? मास ऑफ एन एटम, राइट? अब अगर मुझे केवल न्यूक्लियस का मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? पूरे एटम के मास में से अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास अगर माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। तो यहां पर आप देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ एटम। एटम का मास कितना है वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा और उसमें से टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे केवल न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। तो यहां पर आप देखिए न्यूक्लियस के मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं mn से। मास ऑफ न्यूक्लियस किसका न्यूक्लियस है? x जो एलिमेंट है उसका न्यूक्लियस है, जिसका z से हमें दिया हुआ है। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता ही है। तो इस न्यूक्लियस का टोटल मास ये है, राइट? अब उसको कैसे निकालेंगे? ये उस एलिमेंट का जो एटम है, राइट? उस एटम का मास तो ये हो गया टोटल मास, एटम का मास। इसमें से मैंने क्या किया बच्चों? Zme, मतलब उसके अंदर जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मास को मैंने माइनस कर दिया। अब एक चीज हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बच्चों? Z के बराबर। तो हमने यहां पे क्या कर दिया? Zme, इसको माइनस कर दिया और Me क्या है? यहां पे इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मास है, राइट? नेक्स्ट आप देखिए एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, ये आपको ध्यान भी रखना है। एटॉमिक मास यूनिट जो है मास को मेजर करने की एक बहुत छोटी यूनिट है और एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? ये आपको दिया हुआ है। इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। आपने कार्बन 12 का एक एटम लिया, उसका मास आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके मास का 1/12 जो पार्ट होता है उस 1/12 पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? 1 AMU बोलते हैं। और ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर ही होता है। इसलिए 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकता हूं और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी मैं बोल सकता हूं। तो यहां पर आप देखिए 1 AMU को अगर मैं किलोग्राम में मेजर करूं तो वो कितना होगा? तो आप देखिए मास ऑफ 1 C12 एटम, C12 एटम जो है उसका मास डिवाइडेड बाय 12। तो एक तरह से क्या हो गया बच्चों? ये C12 एटम के मास का 1/12 पार्ट हो गया, राइट? किसके बराबर होगा? 1 AMU के बराबर। अब यहां पर देखिए मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम जो है उसका कितना होता है मास? 1.992647 इंटू 10 की पावर -26 किलोग्राम के बराबर होता है। ये तो हो गया पूरे कार्बन C12 के एक एटम का मास हो गया किलोग्राम में, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया तो मुझे किसके बराबर मिल जाएगा? 1 AMU के बराबर मिल जाएगा। और 1 AMU ये वैल्यू आपको याद रखनी है बच्चों, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम भी होता है। और यही मास प्रोटॉन का होता है और यही मास मैं लगभग न्यूट्रॉन का भी बोल सकता हूं। तो 1 AMU किलोग्राम में किसके बराबर होगा बच्चों? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम के बराबर होगा। नेक्स्ट आप देखिए मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन में आइंस्टीन ने क्या बोला था बच्चों? कि अगर मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियस आपको दिया हुआ है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको दिया हुआ है, अगर उसका मैं पूरा का पूरा मास डिस्ट्रॉय कर देता हूं तो वो मुझे कितनी एनर्जी देकर जाएगा? इसका फॉर्मूला किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया, राइट? तो यहां पर आप देखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी एंड मास कैन बी इंटरचेंज, राइट? हम मास को एनर्जी में
चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू एम नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। मतलब अगर मुझे मूविंग मास और रेस्ट मास में रिलेशन निकालना हो तो हम इस रिलेशन से दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम पता कर सकते हैं। किसके बीच में बच्चों? रेस्ट मास और मूविंग मास। तो यहां देखिए एम नॉट जो है वो रेस्ट मास है और m जो है उसका इफेक्टिव मास है जब वो v स्पीड से मूव कर रहा है। कोई भी पार्टिकल जब v स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उस समय उसका इफेक्टिव मास क्या होगा बच्चों? स्मॉल m के बराबर। और स्मॉल m मतलब इफेक्टिव मास जो होता है वो हमेशा रेस्ट मास से ज्यादा होता है। तो यहां पर आप देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू एम नॉट तो अपनी जगह पर है, इसको मैंने 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2 किया और जब मैं इसको ऊपर लेकर गया तो ये -1/2 हो गया। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब मैं यहां लगाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एन एक्स और हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट मान लेंगे। तो यहां पर आप देखिए x तो क्या हो गया बच्चों वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गया और n की जगह क्या हो गया -1/2। जब मैं बाइनोमियल थ्योरम यहां पर अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा m इज इक्वल टू एम नॉट 1 प्लस 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर क्या है एम नॉट तो ये है ही सही, ये हो जाएगा 1 माइनस तो ऑलरेडी है ही सही और -1/2 और आ गया ऊपर से ये n जो है राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली जो रिलेशन मिलेगा m इज इक्वल टू एम नॉट 1 प्लस 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के बराबर ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे देखिए क्या हो जाएगा m माइनस एम नॉट इज इक्वल टू 1/2 एम नॉट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गया, या फिर यहां से देखिए m माइनस एम नॉट ब्रैकेट में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम नॉट वी स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर आप देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज देखिए बच्चों, अगर एक चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल हो या कोई भी पार्टिकल हो जिसका रेस्ट मास एम नॉट है और वो रेस्ट कंडीशन में ही है, तो उसका मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा? तब तो मैं बोलूंगा E इज इक्वल टू एम नॉट और सी स्क्वायर के बराबर। एक पार्टिकल है बच्चों और वो पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है और उसका रेस्ट मास जो है वो एम नॉट है। अब अगर वो उसका एम नॉट जो मास है अगर वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए और वो उसको मैं एनर्जी में चेंज करना चाहूं तो वो मुझे कितनी एनर्जी देके जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर। लेकिन अगर कोई मास पार्टिकल जो है वो मूविंग कंडीशन में है तो उस कंडीशन में उसकी जो एनर्जी होगी टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर के बराबर होगी। यहां देखिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है या कोई भी पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों? v वेलोसिटी से। तो अब मुझे अगर उसकी एनर्जी निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? E इज इक्वल टू m तो क्या हो जाएगा उसका मूविंग मास और c स्क्वायर। और इसी को ही मैं अगर रेस्ट मास की फॉर्म में बात करूं तो एम नॉट सी स्क्वायर, जब उसका रेस्ट मास था तो वो एनर्जी प्लस उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी तो है तो वो कितनी है हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। तो अब मूविंग कंडीशन में उसके पास जो एनर्जी होगी वो एम सी स्क्वायर के बराबर होगी बच्चों, और मैं उसको इसके इक्विवेलेंट भी बोल सकता हूं। तो यहां से देखिए टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा एम सी स्क्वायर बोल दो या फिर एम नॉट सी स्क्वायर प्लस हाफ एम नॉट वी स्क्वायर भी मैं कह सकता हूं। तो इस तरह से हम एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब मास को अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहूं तो इस फॉर्मूले से मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, जहां पर C क्या है बच्चों? C है लाइट स्पीड। C क्या है? लाइट स्पीड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए तो E इज इक्वल टू मैं जनरली क्या बोल सकता हूं? एम सी स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, राइट। नेक्स्ट आप देखिए एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास ऑफ 1 AMU। अगर 1 AMU के बराबर मास डिस्ट्रॉय अगर हो जाता है तो वो मुझे कितनी एनर्जी देगा ये हमें कैलकुलेट करना है, और इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपको याद भी रखना है बच्चों। तो यहां पर आप देखिए E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे
तो 1 AMU किसके बराबर होता है? 1 AMU होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम के बराबर। तो यहां पे मैंने मास की वैल्यू रखी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, और C की वैल्यू हम जानते ही हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, इसका स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे जूल में एनर्जी मिलेगी, राइट। अब अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पर आप देखिए E इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, तो ये है ही सही, इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16 ये हो गया, और मैंने डिवाइड कर दिया इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, तो मुझे एनर्जी किस में मिल गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो ये मुझे मिलेगा E इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, और मेगा का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6, मेगा का मतलब 10 की पावर 6। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए 1 AMU मास अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो मुझे कितनी एनर्जी दे के जाएगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और ये रिजल्ट जो है बच्चों ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस की साइज, मतलब एक तरह से मैं उस न्यूक्लियस की रेडियस बोल सकता हूं, साइज का मतलब रेडियस से है। किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो उसके मास नंबर, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? R प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3 बोल देंगे। तो जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3। R नॉट यहां पर कांस्टेंट है, और इस R नॉट की जो वैल्यू होती है ये आपको ध्यान रखनी है बच्चों, 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 होती है, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला? R इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 A की पावर 1/3, और 10 की पावर माइनस 15 मीटर को हम फर्मी भी बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम सिंपली किससे रिप्रेजेंट करेंगे? FM से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बराबर। अब यहां देखिए जैसे कि हमने बात की थी R नॉट कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर होती है, और A यहां पर क्या है बच्चों? मास नंबर है। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो हमें रेडियस तो मालूम हो ही गई है, न्यूक्लियस को हम क्या मानेंगे? स्फीयर मानेंगे, राइट। तो उसका वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से आप देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस में V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और R की वैल्यू हमने अभी पता की है, R नॉट A की पावर 1/3 होता है। तो 4/3 पाई R नॉट A की पावर 1/3 और इसका होल क्यूब मैंने कर दिया, तो क्या हो जाएगा? यहां तो A बच जाएगा, तो फाइनली आप देखिए V इज इक्वल टू 4/3 पाई R नॉट क्यूब हो जाएगा बच्चों, और यहां पे A हो जाएगा। तो आप देखिए वॉल्यूम जो है ये पूरी चीज तो कांस्टेंट है, राइट। भी R नॉट कांस्टेंट है ही, और 4/3 पाई भी कांस्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? डायरेक्ट मास नंबर। कहने का मतलब किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर अगर मैं वॉल्यूम और मास नंबर के बीच में ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसा आ जाएगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। मुझे न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास किसका? क्योंकि मुझे न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है तो न्यूक्लियस का मास। तो न्यूक्लियस का मास कैसे निकालेंगे? न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, उन सभी का जो मास होगा वही न्यूक्लियस का मास हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और यहां पर आप देखिए अगर मैं एक प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जो कि हम बराबर ही मानते हैं लगभग, वो मैंने मान लिया स्मॉल m। अब मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A से। तो टोटल
न्यूक्लियस का जो मास बनेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, स्मॉल m इंटू ए के बराबर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अगर मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगी। अब यहां से देखिए स्मॉल m इंटू ए अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू मैंने यहां रखी 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, तो ए से ए तो कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब, ये मुझे मिल गया। अब आप देखिए m क्या है, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में कह सकता हूं, जो कि कांस्टेंट रहेगा। 4 पाई कांस्टेंट होता ही है, आर नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पूरी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो d लगभग बराबर 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब आएगा, जो कि हाईली डेंस, इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो हाईली डेंस होता है, और जिसके डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब होती है बच्चों, और ये आपको ध्यान भी रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेंसिटी, किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। आप किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस ले लीजिए, सभी एलिमेंट के न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है वो फिक्स रहेगी, और वो कितनी रहेगी 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के बराबर। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, डेंसिटी की मास नंबर के साथ अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, मास नंबर जो एक्सिस है उसके पैरेलल। तो आप मास नंबर को कितना भी बढ़ा दीजिए, मतलब आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, सभी एलिमेंट के न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो सेम होती है, और उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के बराबर। यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है और इस ग्राफ पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस का चार्ज हमें निकालना है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो जो भी प्रोटॉन का जो चार्ज होगा, टोटल प्रोटॉन जितने भी हैं उसका जो चार्ज होगा वही न्यूक्लियस का चार्ज बनेगा। अब यहां पर हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, Z मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर। तो यहां पे देखिए चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ZE के बराबर। E क्या है, यहां पे प्रोटॉन का चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है, केवल नेचर में ऑपोजिट होता है, और वो कितना होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के बराबर। और Z यहां पर क्या है, एटॉमिक नंबर। तो इस फॉर्मूले से हम न्यूक्लियस का चार्ज निकाल सकते हैं। तो न्यूक्लियस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट है आइसोटॉप्स की हम बात करें। आइसोटॉप्स क्या होते हैं बच्चों, आइसोटॉप्स ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो सभी न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो आप देखिए द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये ध्यान रखना है बच्चों, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ऐसे सभी न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। तो यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, 1H1 1H2 1H3, राइट। आप देखिए ये जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऊपर जो दिया हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं 1H1 1H2 1H3 हैं, और इसी तरह से कार्बन के जो आइसोटॉप्स हैं वो क्या हो जाएंगे 6C11 6C12 6C13। तो आप यहां पर भी देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। अब इसमें आप ये ध्यान रखना है आपको, 1H1 को ही हम हाइड्रोजन और प्रोटियम भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, प्रोटियम है। 1H2 जो है उसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे, और 1H3 जो है वो है ट्राइटियम। ये एटम है बच्चों, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ड्यूटीरियम का एटम है, ये ट्राइटियम का एटम है। और न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम जो है उसके न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, ड्यूट्रॉन बोलेंगे, राइट। न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटीरियम को हम क्या बोलते हैं, ड्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइटोन, और न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन
के न्यूक्लियस में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को मैं प्रोटॉन भी बोल सकता हूं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स किसको बोलेंगे? द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। वो सभी न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। उन सभी को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। तो यहां देखिए, यहां पर एग्जांपल देखिए 6C14। 6C14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 6C14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 - 6 यानी कितने हुए? 8, क्योंकि ये तो मास नंबर में से यानी A - Z, ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां देखिए ये A - Z कितना हो गया? 14 - 6 यानी कि 8 न्यूट्रॉन इसमें है। ऐसे ये हो जाएगा 7n15 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? आप देखिए 15 - 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 8। यहां पर आप देखिए 8O16 में 16 - 8 यानी कि 8, और यहां पर आप देखिए 17 - 9 यानी कि 8। तो कहने का मतलब इन सभी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम है, इसलिए इन सभी न्यूक्लियाई को हम क्या बोल सकते हैं? आइसोटोन्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं? द न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर, जिनके मास नंबर सेम होते हैं उन न्यूक्लियाई को हम क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे। तो यहां देखिए 6C14, 14 इसका मास नंबर है और 7n14 ये इसका मास नंबर है। तो इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? आइसोबार बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट देखिए बच्चों, इफ एन एलिमेंट हैज 3 आइसोटॉप्स, मान लो एक एलिमेंट है उसके 3 आइसोटॉप हैं जिसको हमने I1, I2 और I3 से रिप्रेजेंट किया है, एंड देयर एटॉमिक वेट्स आर, एटॉमिक वेट क्या है बच्चों? U1, U2 एंड U3, एंड रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ दीज आइसोटॉप्स आर X, Y, Z, मतलब नेचर में वो कितना पाया जा रहा है उनको हम बोलते हैं अबंडेंसेस। तो वो X, Y एंड Z, देन एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है बच्चों, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू X। X क्या है बच्चों? ये इसका अबंडेंसेस है X, I1 का अबंडेंसेस कितना है? X है। तो मैंने X को उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया XU1, राइट, प्लस I2 का जो अबंडेंसेस है वो कितना है? Y। ये सब परसेंटेज में दिए हुए बच्चों, X, Y और Z जो है वो परसेंटेज में आपको दिए हुए हैं। तो ये हो जाएगा Y%, ये हो गया X%, Y%, Z%, राइट। तो मैं क्या करूंगा? XU1 प्लस YU2 प्लस ZU3 अपॉन 100, राइट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एवरेज एटॉमिक वेट मिल जाएगा उस एलिमेंट का। तो इस फॉर्मूले से मैं एवरेज एटॉमिक वेट जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर किसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप्स आपको दिए हुए हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंसेस जो है वो परसेंटेज में आपको गिवन है, तो उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक वेट जो है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स हैविंग मासेस 34.98 यूनिट एंड 36.98 यूनिट, एंड देयर रिलेटिव अबंडेंसेस आर 75.4 एंड 24.6%। परसेंट में आपको दिया हुआ है रिलेटिव अबंडेंसेस। फाइंड एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। तो यहां देखिए एवरेज वेट ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा बच्चों? आप देखिए परसेंटेज कितना है? 75। ये किसका है? इसका, जिसका एटॉमिक वेट ये है। तो 75.4 इंटू 34.98 प्लस, अब इसका कितना है बच्चों? परसेंट तो ये है और इसका वेट जो है वो इतना है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 35.47 यूनिट, जिसको मैं लगभग 35.5 यूनिट भी कह सकता हूं। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट अगर आपको दिया हुआ है, उनके आइसोटॉप्स के रिलेटिव अबंडेंसेस परसेंटेज में आपको गिवन है, तो हम उसका एवरेज एटॉमिक वेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है।
मास डिफेक्ट क्या होता है? अगर मैं किसी न्यूक्लियस के मास डिफेक्ट की बात करूं तो न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट क्या होगा देखते हैं। एक न्यूक्लियस आपको दिया हुआ है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, राइट। अगर मैं उस न्यूक्लियस का मास में निकालता हूं तो मुझे उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उन सभी प्रोटॉनों का मास कैलकुलेट कर लूंगा, और जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उन सभी न्यूट्रॉनों का मास मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होना चाहिए बच्चों? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। लेकिन जब मैं उस न्यूक्लियस का एक्चुअल मास में मेजर करता हूं तो एक्चुअल मास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मास प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के मास से कम मिलता है। वो जो कम मिल रहा है मास, उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहां पर आप देखिए मास डिफेक्ट की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मैंने उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उन सभी का टोटल मास कैलकुलेट कर लिया, एंड एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस का एक्चुअल मास मैंने कैलकुलेट कर लिया। दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। अब ये जो मास में डिफेक्ट आया मतलब एक्चुअल मास हमें कम मिला, तो ये मास एक्चुअल में गया कहां? तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? जो भी मास में डिफेक्ट हुआ है, आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ये जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है ये कहां काम आ रहा है? उन सभी न्यूक्लियॉन्स को बाउंड रखने में या उन सभी न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने में काम आ रहा है, जिससे उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिसाइड हो रही है, राइट। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं तो आप देखिए किसी भी न्यूक्लियस के अंदर टोटल मास ऑफ प्रोटॉन मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा बच्चों? ZMP, ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। ये जो है टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, राइट। तो ये तो प्रोटॉन का मास हो गया टोटल, और ये न्यूट्रॉन का मास हो गया टोटल। अब इसमें से मैं एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस को जब माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मास डिफेक्ट मिल जाएगा, राइट। जहां पर कैपिटल M आपको ध्यान रखना बच्चों, ये एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस है, राइट। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि किस तरह से हम किसी न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट निकालेंगे। तो अब देखिए मास डिफेक्ट इन ऑक्सीजन न्यूक्लियस, ये आपको दिया हुआ है 8O16। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? Z इज इक्वल टू 8, राइट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हों तो न्यूट्रॉन क्या होता है? N इज इक्वल टू A माइनस Z। तो A कितना है हमारे पास? 16। तो यहां पे N कितना हो जाएगा बच्चों? 16 माइनस 8 यानी कि 8। तो 8 तो हो गए हमारे पास प्रोटॉन और 8 हो गए हमारे पास न्यूट्रॉन, राइट। अब आप देखिए AMU में जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, ये अगर आप याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। और क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ रहता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं AMU में तो कितना होता है बच्चों? 0.00055 AMU। प्रोटॉन का AMU में जो मास होता है वो होता है 1.00727। न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो होता है 1.00866। और जनरली हम बोलते हैं कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर ही होता है। तो आप देखिए इसका मास भी डेसिमल के 2 डिजिट तक तो सेम है, 3rd डिजिट से थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए हम बराबर ही बोलते हैं दोनों का मास, राइट। और ये मैं यहां पर मैंने अल्फा पार्टिकल बोलो या हीलियम बोल दीजिए, हीलियम का न्यूक्लियस ही क्या होता है बच्चों? अल्फा पार्टिकल होता है। तो इसका मास जो है वो 4.002603 AMU है, राइट। तो जब भी मास डिफेक्ट, किसी भी न्यूक्लियस के मास डिफेक्ट की कैलकुलेशन हमें करनी होगी तो हमें इनके मास की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप चाहें तो इनको याद रख सकते हैं और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपको गिवन रहेगा, राइट। अब यहां देखिए मैं टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन है उनका मास निकाल सकता हूं ZMP।
इज इक्वल टू जेड की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 इंटू एक प्रोटॉन का मास कितना है 1.00727। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे टोटल प्रोटॉन का जो मास है वो में मिल जाएगा 8.05816 mu मिल जाएगा। ऐसे ही टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मुझे निकालना हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे a माइनस जेड, तो वो भी कितने ही है 8 है, तो 8 इंटू 1.00866। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ये तो मुझे न्यूक्लियस के अंदर टोटल मास ऑफ प्रोटॉन मिल गया और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल गया। एक्चुअल मास तो हमें गिवन रहेगा, तो एक्चुअल मास कितना है, एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस ये मुझे गिवन है, कितना है 15.99053 AMU के बराबर। और टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो ऐड कर दिया तो मुझे ये मिल गया, राइट। तो कितना मिला मुझे 16.12744 AMU के बराबर। तो ये तो हो गया न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास और ये हो गया एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, राइट। तो जब मैं इसमें से टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस करूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, मास डिफेक्ट मिल जाएगा AMU में, जो कि कितना होगा बच्चों 0.13691 AMU के बराबर। तो किसी भी न्यूक्लियस का अगर मुझे मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है तो मैं ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। आपको अगर आप ध्यान रख सकें तो ये याद रखें, और अगर याद नहीं होता है आपको तो एग्जाम में भी ये आपको दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अभी हमने मास डिफेक्ट की बात की है, राइट। तो मास डिफेक्ट, मास जो डिफेक्ट हुआ है या मास में जो लॉस हुआ है एक्चुअल में वो कहां गया है, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। और वो एनर्जी कहां पे यूज में आ रही है, वो एज ए न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करने में, जो भी न्यूक्लियॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर उनको बाउंड करने में वो एनर्जी खर्च हो रही है, और वही एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां पर आप देखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स टू लार्ज डिस्टेंसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो एक तरह से न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन अगर मुझे करनी है तो किसी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स, किसी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स बाउंडेड हैं, राइट, उनको सेपरेट करने में मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए पहले तो मुझे मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि मास डिफेक्ट ही उसकी बाइंडिंग एनर्जी बन रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, मास डिफेक्ट तो डेल m हो गया, इसको जब मैं c² से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी उस न्यूक्लियस की, राइट। तो यहां पर आप देखिए EB इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, डेल m c² के बराबर। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, हमने पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकाली। अब पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अगर मैं उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देता हूं तो एक न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करने में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है वो हमें मिल जाएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो आप देखिए इट इज द रेशियो ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी EB ऑफ अ न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। किसके बराबर होगा बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बराबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, EBN। EBN का मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। तो इस फॉर्मूले से मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड आउट कर सकता हूं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को कौन डिसाइड करता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन को बांधे रखने में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है वो उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा। ध्यान रखना है बच्चों, किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से नहीं दी जाती है, वो
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से दी जाएगी कि एक न्यूक्लियन को बांधे रखने में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। तो यहां देखिए, एज हाई इज द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को कौन डिसाइड करता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिसाइड करता है। एक क्वेश्चन जो है यहां पर हम लेते हैं कि किस तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 26 फेरस 56 न्यूक्लियस और एक्चुअल मास ऑफ फेरस न्यूक्लियस आपको दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। आपको कितना है? 55.93494 एएमयू में, राइट। ये एक तरह से एएमयू में ही दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले तो मैं Z की बात करूं बच्चों, तो Z कितना हो गया यहां पर? 26। और अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो वो हो जाएगा 56 माइनस 26 यानी कि 30। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है, तो सबसे पहला काम है हमारा मास डिफेक्ट को फाइंड आउट करना, क्योंकि मास डिफेक्ट से ही हम क्या निकालेंगे? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले मैं मास डिफेक्ट की बात करता हूं। तो मास डिफेक्ट यानी कि डेल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोटॉन कितने हैं? 26। तो ये हो जाएगा 26 इंटू, राइट, 1.00727। ये तो हो जाएगा टोटल प्रोटॉन का मास, राइट, प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास? न्यूट्रॉन है हमारे पास 30। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 1.00866। ये हो गया टोटल न्यूट्रॉन का मास, राइट। ठीक है, अब इसमें से ये तो हो गया टोटल प्रोटॉन का मास और ये टोटल न्यूट्रॉन का मास। अब एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस हमें क्या गिवन है? वो गिवन है ये एएमयू में 55.93494 एएमयू है। जब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा डेल एम, मतलब मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट को अगर मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में अगर मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आप देखिए, पहले तो मैंने EB कैलकुलेट किया है, तो EB क्या हो जाएगा? 26 इंटू 1.00727 प्लस 30 इंटू 1.00866, राइट, माइनस 55.93494। तो ये तो हो गया हमारे पास डेल एम। ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों? डेल एम के बराबर हो गया। इसको मैंने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया हमारा EB, और डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया? मास नंबर, और मास नंबर कितना है? 56। तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे यहां से मिल जाएगा EBN। इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 26.18902। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 30.2598 माइनस ये मैंने एज इट इज रख दिया है 55.93494। इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? 8.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो यहां से मैं एनर्जी को फाइंड आउट कर सकता हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फेरस के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 8.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो कोई भी न्यूक्लियस अगर आपको दिया हुआ है और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मुझे कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों? मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना, राइट। मास डिफेक्ट को मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और जब मैं उसमें मास नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बेस पर मैं ये कह सकता हूं कि वो न्यूक्लियस कितना स्टेबल होगा। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। वैसे ये जो पोर्शन है वो सिलेबस से डिलीट हो गया है, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मैं यहां पे ये समझा रहा हूं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इट इज अ कर्व
बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में जो कर्व होता है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो यहां पे आप देखिए ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको दिया हुआ है। यहां देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको गिवन है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है ये एनर्जी, और इधर दिया हुआ है आपको मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर जो है वो 50 है, 100, 150, 200, 250, और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको दी हुई है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, अब आप देखिए जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टार्टिंग में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। राइट, तो ये हो गया, जैसे ये एक तरह से क्या है बच्चों, ये 1s2 है, 1s2, राइट, ये है 1h3, और इधर ये हीलियम हो गया है। फिर आप देखिए हीलियम के बाद लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो गई, फिर उसके बाद कार्बन की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, फिर नाइट्रोजन की कम हो गई है, फिर ऑक्सीजन की बढ़ गई है, फिर ऑक्सीजन का एक हमारे पास आइसोटोप है उसकी कम हो गई है, फिर ये सल्फर की बढ़ रही है, और आप देखिए फेरस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो सबसे ज्यादा है। तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है बच्चों, मास नंबर बढ़ने के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बढ़ती जाती है, फेरस पर जाके मैक्सिमम हो जाती है, फिर उसके बाद और अगर हम मास नंबर बढ़ाएं, राइट, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आप देखिए जिनका मास नंबर बहुत कम है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, और जिनका मास नंबर बहुत ज्यादा है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत लाइट जो न्यूक्लियाई होते हैं और बहुत हैवी जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, इसीलिए वो अनस्टेबल होते हैं। राइट, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन सा होता है बच्चों, फेरस होता है। राइट, तो इस ग्राफ से हम ये पता कर सकते हैं कि एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी या किसी भी न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है या पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मास नंबर के बढ़ने से किस तरह से चेंज होती है, जिसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। अब ग्राफ से जो कंक्लूजन निकले वो कंक्लूजन आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। पहला जो कंक्लूजन है, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ऑल एलिमेंट इज कितना होता है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के लिए अगर मैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर मैं निकालूं तो वो कितना होगा, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, सेकेंड पॉइंट देखिए, 26 फेरस 56 हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जैसा कि हमने अभी बात की थी, विच इज 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फेरस की होती है, और कितनी होती है बच्चों, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि फेरस जो है वो हाईली स्टेबल होता है, और हाईली स्टेबल होने की वजह से लार्ज अबंडेंसेस इन नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस वेरी शार्पली फॉर वेरी लाइट न्यूक्लियाई। लाइट न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत तेजी से बढ़ती है फ्रॉम इट्स लीस्ट वैल्यू फॉर हाइड्रोजन, और सबसे लीस्ट वैल्यू जो होती है वो किसके लिए होती है बच्चों, हाइड्रोजन के लिए होती है। फोर्थ पॉइंट है, शार्प पीक्स ऑन द ग्राफ एट 2He4, 6C12 and 8O16 nuclei show that these nuclei are more stable than their neighbor nuclei। जैसा कि अभी हमने ग्राफ में बात की थी, आप यहां पर देखिए ग्राफ में शार्प पीक्स, जैसे शार्प पीक्स पर कौन होते हैं, जैसे हीलियम है, फिर कार्बन है, फिर ये ऑक्सीजन है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके नेबर न्यूक्लियाई से ज्यादा होती है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये नेबर न्यूक्लियाई से ज्यादा स्टेबल होते हैं। और नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिफ्थ पॉइंट जो है, EBN बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई, जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं जिनके लिए मास नंबर 30 से कम होता है,
एंड हैवी न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 170 से ज्यादा होता है, राइट, उन सभी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई जो है वो कम होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कम स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स हम किसको बोलेंगे? पहली बात तो न्यूक्लियर फोर्स किनके बीच में लगेगा? न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगेगा, राइट। और न्यूक्लियॉन्स हम किसको बोलते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं। तो एक तरह से न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही एक्टिव होता है। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और ध्यान रखना है बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो भी अट्रैक्टिव नेचर का होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो भी अट्रैक्टिव नेचर का होगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स जो लगेगा वो भी अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर फोर्स का जो नेचर होता है बच्चों वो अट्रैक्टिव होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सभी बराबर होते हैं। तो आप देखिए, इट इज द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस, इट इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली सेम। और इसकी रेंज क्या होती है बच्चों? इसकी रेंज होती है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर ही ये फोर्स एक्टिव होता है, ये ध्यान रखना है, राइट। अब यहां पर अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, फिर कूलाम फोर्स उससे कम, और सबसे कम जो फोर्स होता है, मतलब वीक फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स होते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं बच्चों, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स होते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक तो न्यूक्लियर फोर्स होता है और इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या जरूरी है बच्चों? चार्ज का होना जरूरी है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है, और क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है। अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बच्चों वो तो होता है रिपल्सिव नेचर का, और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम। अब यहां पर एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये ग्राफ एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद भी रखना है, राइट। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहां पर स्मॉल आर क्या है? यहां पर डिस्टेंस बिटवीन, स्मॉल आर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी उसका ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो यहां पर आप देखिए, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। यहां पे आप देखिए, इसके ऊपर अगर मैं बात करता हूं, ये जीरो लाइन है, इसके ऊपर मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, और इसके नीचे मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, राइट। तो आप देखिए, पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, यहां पे जाके पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ गई। और आर नॉट डिस्टेंस, और आर नॉट किसके बराबर होता है बच्चों? आर नॉट होता है 0.8 फर्मी। ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये फर्मी में दिया हुआ है आपको, और फर्मी का मतलब 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ ये 1 फर्मी है, ये 2 फर्मी है, ये 3 फर्मी है। तो स्टार्टिंग में अगर आर की वैल्यू कम है, राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, फिर आर की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी
नेगेटिव में हो जाती है, और अगर हम बढ़ाएं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये ग्राफ जो है वो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो यहां पर आप देखिए स्मॉल आर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन, और आर नॉट की वैल्यू 0.8 फर्मी है। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं आर नॉट वह डिस्टेंस है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है।